हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर ट्रेडर्स और स्पेशली इन्वेस्टर्स भी ये सभी लोग बहुत ही नए हैं इन द सेंस 2020 के बाद से ही ज्यादातर इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट के अंदर आए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स 2020 के बाद शार्पली बढ़े हैं। तो यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली और भी है, सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ही यंग एज के हैं। एंड ऑल्सो अगर हम धन की भी बात करें तो हमारे भी ज्यादातर क्लाइंट जो है वो हम नोटिस करते हैं वो ज्यादातर यंग एज के हैं। अब दोस्तों यहां पर, और इस चीज को हम कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स हमारे यहां पर जो मीट एंड ग्रीट इवेंट में भी आते हैं वो 20, 25 या फिर 30 साल से कम की एज के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट इवेंट पे हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। इवन जब भी हमें वो अप्रोच भी करते हैं, हमारे ऑफिस में भी कभी वो विजिट करते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स यंग हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन जो सभी इन्वेस्टर्स, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स हमसे जो पूछते हैं वो ये है कि हमें अपनी एसेट एलोकेशन किस तरीके से करनी चाहिए। एक 25 साल से छोटे इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन किस तरीके से करनी चाहिए सो दैट वो अपने फ्यूचर के सारे गोल्स को फुलफिल कर पाए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पर सुनने में जितना इजी लगता है, इसका जवाब उतना इजी है नहीं। इसका कोई एक लाइन आंसर नहीं है। इसीलिए आप में से उन सभी को जिन जिन ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था मीट एंड ग्रीट इवेंट पे, मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। मैं इस पर डिटेल में बात करना चाहता हूं कि कोई भी अगर 25 साल से छोटी एज का इन्वेस्टर है तो उसको अपनी एसेट एलोकेशन किस बेसिस पे करनी चाहिए। दोस्तों कोई एक पैरामीटर नहीं होता है जिसके बेसिस पे आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे आपके बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर आपकी एज 40 इयर्स है तो 100 माइनस योर एज, एज इन 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। 60% आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए और 40% आपका पैसा डेट मार्केट में जाना चाहिए। ये एक जेनेरिक रूल है, मैंने मान लिया। लेकिन अगेन इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इक्विटी मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर लेने को रेडी नहीं होते हैं। वहीं पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 60 साल से भी ऊपर के हो चुके हैं, लेकिन वो आज की डेट में भी डेरिवेटिव मार्केट में, एफएनओ मार्केट में ट्रेड करते हैं। और ये उनकी ग्रीड नहीं है, क्योंकि वो इस मार्केट को समझते हैं, क्योंकि वो एनएससी में जब से डेरिवेटिव्स आए हैं तब से डेरिवेटिव मार्केट के पार्टिसिपेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसके बेसिस पे आप इन सारी चीजों को डिसाइड कर पाए। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से, अगर आप किस पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट किस किस एसेट में कितनी कितनी प्रोपोर्शन में जा सकती है या फिर जानी चाहिए। और ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है जिसके बेसिस पे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स या मैंने अपने फैमिली मेंबर्स की इन्वेस्टमेंट्स को एलोकेट किया है। इसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स अगर आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ा ट्वीक करेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास उसके लिए एक सॉलिड बैकिंग होनी चाहिए, एक सॉलिड रीजनिंग होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं 60 ईयर्स का हो चुका हूं अभी के लिए मान लेते हैं, या मैं 70 ईयर्स का हो चुका हूं एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। अब 70 इयर्स की एज में, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी में इक्विटी मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है और मैंने डेरिवेटिव मार्केट को डे इन डे आउट प्ले आउट किया है, इसका मतलब यह है कि 70 की एज में मेरा रिस्क एपेटाइट रिलेटिवली कंपेयर टू एनी अदर 70 इयर्स ओल्ड गाय थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। रादर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि आप जितना ज्यादा फाइनेंस को सीखते जाएंगे, आप जितना ज्यादा फाइनेंस को समझते जाएंगे, आपका रिस्क एपेटाइट आप नोटिस करेंगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एज इन जो लोग इक्विटी मार्केट को नहीं समझते हैं, अगर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करेंगे जिन्होंने कभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो उनका पहला थॉट ये आएगा, नहीं नहीं नहीं, हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये तो स्पेक्युलेटिव गेम होती है, ये तो गैम्बलिंग हो सकती है, इसमें तो सभी लोग सारा पैसा लूज कर देते हैं। जबकि आपको भी मालूम है कि सभी लोग सारा पैसा लूज नहीं कर सकते, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसी बात सच है भी तो डेरिवेटिव मार्केट में शायद सच हो सकती है, लेकिन इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट में तो डेफिनेटली सच नहीं है, क्योंकि यहां पर तो वेल्थ क्रिएशन होती है। आपने नोटिस किया होगा, रिलायंस का शेयर हो, टीसीएस का शेयर हो, जितनी भी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं वो सारे लॉन्ग टर्म में रेगुलरली ग्रो करते रहते हैं। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप नोटिस करेंगे कि वो लोग जिन्होंने फाइनेंस पढ़ लिया है, वो चाहे आपके फादर की एज के हो, आपके ग्रैंडफादर की एज के हो, वो आपको डेफिनेटली ये बात बोलेंगे कि हाँ, थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी मार्केट में डालना चाहिए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा जाता है, रिस्क एलोकेशन करी जाती है, एसेट एलोकेशन करी जाती है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए राइट अवे। पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डू यू मीन बाय इन टर्म्स ऑफ इंडियन इक्विटी, व्हाट डू यू मीन बाय मिड कैप शेयर। मिड कैप शेयर कौन सा होता है, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले शेयर्स को मिड कैप शेयर्स कहा जाता है। मैं दोबारा बोलता हूं, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले शेयर्स को मिड कैप शेयर्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, $1 बिलियन से $100 बिलियन के शेयर्स को इंडिया में मिड कैप बोला जाता है।
और ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? थर्ड ऑप्शन कहता है 101 से 250 शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट कैप, इसको मिड कैप बोला जाता है। तो व्हाट इज योर आंसर, ए, बी या सी? जल्दी से लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं यहां पर एक सीरियस मुद्दे पे जो आपकी रिटायरमेंट तक आपके काम आएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन फॉर अ यंग इन्वेस्टर। दोस्तों सबसे पहला रूल ऑफ थंब आपने ये याद रखना है दैट ओवर एक्सपोजर किल्स। किसी भी एक एसेट में, मार्क माय वर्ड्स, किसी भी एक एसेट में, आप चाहे क्रिप्टो में ओवर एक्सपोजर ले रहे हैं, आप चाहे डेरिवेटिव में ओवर एक्सपोजर ले रहे हैं, आप चाहे इक्विटी मार्केट में ले रहे हैं, और तो और अगर आप डेट मार्केट में भी ओवर एक्सपोजर ले रहे हैं, इट इज किलिंग योर मनी। तो ओवर एक्सपोजर इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ओवर एक्सपोजर विल किल योर पोर्टफोलियो। या तो रिस्क खत्म कर देगा या रिवॉर्ड खत्म कर लेगा। इसका मतलब यह है रूल नंबर 1 आपको डाइवर्सिफाई करना है। रूल नंबर 2, ये डाइवर्सिफिकेशन बैलेंस डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ नाम की डाइवर्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और रूल नंबर 3 आपको इस चीज को याद रखना है, कंपाउंडिंग अच्छी चीज है, कंपाउंडिंग इज सर्टेनली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन नॉट ऑलवेज। इट इज नॉट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन। आपके लिए कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करेगी अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट ओनली विद द डिसिप्लिन। सो प्लीज मेक श्योर कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर रूल बनाना शुरू करता हूं। अभी तक के लिए आपने 3 थंब रूल लिख लिए होंगे। अब यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूं, आपको इस बारे में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और अगर आपको इसका आंसर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको हिंट दूंगा। क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन ये कहता है आपको खुद से पूछना है वेदर यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, यू आर अ मॉडरेट इन्वेस्टर और यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। आई रिपीट, वेदर यू आर एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, आप बताइए कौन से इन्वेस्टर हैं। अब यहां पर आप में से बहुतों के माइंड में ये आएगा कि इस चीज को पता करने का तरीका क्या है। मैं आपको अभी तरीका बताता हूं। दोस्तों तो आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडिया और पाकिस्तान में एक बैटल चल रहा है। अब यहां पर इंडिया पाकिस्तान में बैटल चल रहा है तो आप देख सकते हैं, जब ये वीडियो आपके सामने आएगा आपको पता लग जाएगा ये किस दिन की बात हो रही है। और आज की डेट में मार्केट यहां पे थोड़ा सा नीचे भी गई है। अब यहां पर कुछ हफ्तों पहले अगर आप नोटिस करें तो सितंबर 2024 के एंड से लेकर मार्च 2025 की बिगिनिंग तक आप नोटिस करेंगे, रादर एंड ऑफ द मार्च तक, कि मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला। आपका लार्ज कैप इंडेक्स जो है, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो 15, 17, 18% नीचे गया है। आपका मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 22 से 25% तक नीचे गया है। आपको अगर ये पता करना है कि आपका बिहेवियर कैसा है मार्केट के अंदर, आप मुझे ये बताइए कि जब ये मार्केट गिर रही थी, क्वेश्चन नंबर 1, आपको डर लग रहा था, आप न्यूट्रल थे, या फिर आप ज्यादा खुश थे कि तो मार्केट गिर रही है, मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? क्योंकि कोई और तो आंसर पूछ नहीं रहा, आपने आंसर खुद को देना है। तो बी ट्रू टू योरसेल्फ। आई रिपीट माय क्वेश्चन, जब ये मार्केट लगातार गिरती जा रही थी, यहां पर सितंबर 2024 से लेकर फरवरी मार्च 2025 तक जब ये मार्केट लगातार गिर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, एफआईआई पैसा निकाल रहे थे, इस समय आपको डर लग रहा था, आप न्यूट्रल थे या फिर आप खुश थे? दोस्तों अगर आपको डर लग रहा था आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, अगर आप न्यूट्रल थे तो आप मॉडरेट हैं, अगर आप खुश हो रहे थे तो चांसेस आर कि आप एग्रेसिव हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता हूं, इस पूरी डाउनसाइड में आपने लगातार मार्केट में बाय द डिप किया था, या फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, और या फिर आपने स्टेटस को मेंटेन किया था? दोस्तों अगर आपने यहां पर लगातार बाय द डिप किया था, अगर आपने यहां पर लगातार बाइंग करी थी, तो चांसेस आर कि आप एग्रेसिव हो। अगर आपने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया था डर के, चाहे स्टॉप लॉस नहीं घटा लेकिन आपने डर के एग्जिट कर दिया, तो चांसेस आर कि आप कंजर्वेटिव हो, अदरवाइज आप मॉडरेट हो। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। अगर आप कंजर्वेटिव है तो बुरा नहीं है, अगर आपने पोजीशन से एग्जिट कर दिया तो बुरा नहीं है, अगर आपने और बाय नहीं किया तो बुरा नहीं है, क्योंकि आज की रेट के बाद हो सकता है मार्केट आपको और ज्यादा नीचे मिल जाए, हो सकता है यहीं से रिकवरी आ जाए, मुझे कुछ नहीं मालूम है उसके बारे में। इसका मतलब कोई सही या गलत डिसीजन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके माइंड ने उस समय क्या सिग्नल दिया। दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा आंसर छुपा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कि आप एग्रेसिव है, मॉडरेट है, कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है। अब मैं बताता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एग्रेसिव घोषित कर दिया, और या फिर फॉर सम अदर रीजन अगर आपको लगता है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या करना है, मैं यहां पर मान के चलूंगा मेरी रेफरेंस एज रहेगी 25 साल के इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्ट करना है मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप यहां पर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो 25 साल के इन्वेस्टर को मिनिमम
70% पैसा इक्विटी मार्केट में डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। और यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, और इवन अ बेटर पर्सन कैन बी योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से या मैं किस रूल को फॉलो करता हूं। तो यहां पर अभी के लिए मान लेते हैं कि अगर आप मेरे रूल को समझना चाहते हैं तो वो रूल ये कहता है कि अगर आपकी एज 25-30 साल के बीच में है और अगर आप एग्रेसिव है तो कम से कम 70% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। इस इक्विटी मार्केट में भी आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फॉरेन इक्विटी कुछ भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको इक्विटी मार्केट समझ में आती है, स्टॉक सिलेक्शन समझ में आता है, तो आप हमारे स्क्रीनर स्कैनेक्स का यूज करके, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपके सामने फंडामेंटल स्कैनर्स दे रखे हैं। यहां पर स्क्रीनर्स में जाएंगे, फंडामेंटल स्क्रीनर्स में जाएंगे, यहां पर फंडामेंटल स्क्रीनर्स दे रखे हैं। अगर आपको स्टॉक समझ में आते हैं तो आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं, जैसे कि आप लार्ज कैप स्टॉक परचेज कर सकते हैं, मिड कैप स्टॉक परचेज कर सकते हैं, स्मॉल कैप कर सकते हैं, पोटेंशियल मल्टीबैगर कर सकते हैं। ये तो हुआ एक तरीका। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी की समझ नहीं है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने नहीं आती हैं, तो आप यहां पर ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहां पर ईटीएफ में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ब्रॉड इंडेक्स का ईटीएफ मिल जाएगा। अगेन स्टॉक्स की समझ नहीं है तो आप सिंपल निफ्टी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है, यहां पर बैंकिंग का ईटीएफ है, यहां पर आईटी का ईटीएफ है, फार्मा का ईटीएफ है, एफएमसीजी का ईटीएफ है, सारे ईटीएफ्स हैं। आप इसमें से कोई भी ईटीएफ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको हांगकांग में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ अवेलेबल है, नैस्डैक में, यूएस के नैस्डैक में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ईटीएफ है, और इस तरीके से आप S&P 500 में भी आप ईटीएफ के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और यहां पर आप नोटिस कीजिए कि आपको सिर्फ बाय बटन पे क्लिक करना है और यहां पर आप पे लेटर के थ्रू एमटीएफ फैसिलिटी को यूज करके भी कम मार्जिन के साथ, आप देखिए यहां पर 50 रुपीज 91 पैसे का ये यूनिट है, लेकिन अगर आप एमटीएफ के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ 11.44 रुपीज पे करने हैं और बाकी सारा पैसा आपको धन नॉमिनल से कॉस्ट पे फंड कर देगा और आप इसको जब तक चाहे तब तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप इसमें सुपर ऑर्डर लगा के भी छोड़ सकते हैं, जहां पर इनिशिएशन प्राइस, फॉर एग्जाम्पल जब ये प्रोडक्ट 50 रुपीज का आए तब आपके लिए बाय हो जाएगा, जब ये प्रोडक्ट 55 का हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस में अगर आपको कुछ नहीं डालना है तो 0.01 डाल के छोड़ सकते हैं, और अगर आपको ट्रेल करना है तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं फॉर एवरी 1 रुपी या फिर फॉर एवरी 0.5 रुपीज और व्हाटसोएवर। तो जितना जितना वो ऊपर जाता जाएगा उतना उतना वो प्रॉफिट ट्रेल भी होता जाएगा। तो आप एमटीएफ फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं, सुपर ऑर्डर के थ्रू भी ये सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 70% समहाउ आपको अपना पैसा इक्विटी मार्केट में डालना है, जिसमें से आपकी डोमेस्टिक इक्विटी, फॉरेन इक्विटी, लार्ज कैप इक्विटी, मिड कैप इक्विटी, स्मॉल कैप इक्विटी या फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर हो सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर धन के प्लेटफॉर्म से ही जो भी म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप जो धन प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं वो आप डीमैट में भी ले सकते हैं, और डीमैट में आए म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को आप प्लेज करके इस पैसे से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इससे आप अपने पोर्टफोलियो के आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको प्रोडक्ट की समझ होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की समझ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं कम्युनिटी का लिंक डाल रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको जाके विजिट कर लीजिएगा। वहां पर एमएफ, डीमैट और एमटीएफ के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अब दोस्तों 70% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में गया, 15% के आसपास का पैसा आप डेट मार्केट में भी आपको डालना चाहिए टू सेफगार्ड अगेंस्ट एनी ऑफ द ब्लैक स्वान इवेंट और टू सेफगार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट एनी अदर डाउनसाइड इन द इक्विटी मार्केट्स। अब अगर आप डायरेक्टली एफडी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस डेट वाले पैसे को एफडी के थ्रू भी रूट कर सकते हैं, पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली क्योंकि स्टॉक मार्केट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं तो मैं एफडी में नहीं डालता, या तो मैं इस पैसे से लिक्विड या फिर कोई डेट म्यूचुअल फंड परचेज कर लेता हूं। धन ऐप पे आप ये सारे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट देख सकते हैं। एंड ऑल्सो उससे भी आसान तरीका एक और हो सकता है कि आप यहीं पर ही आपको ईटीएफ में डेट का ईटीएफ भी दिख जाएगा, आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए 1 साल के रिटर्न्स आपको यहां पर दे रखे हैं, आप इनके थ्रू भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 15% पैसा आपका डेट में जाना चाहिए। तो 70 + 15 अप्रोक्सीमेटली 85% पैसा आपने पार्क कर दिया है। अब बचता है 15% पैसा। इस 15% में से 10% पैसा आपका गोल्ड में जाना चाहिए। अगेन गोल्ड के लिए फिजिकल गोल्ड मैं पर्सनली तो रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं एक्यूमुलेट करता हूं, लेकिन मैं अपने लिए हर महीने गोल्ड की एसआईपी करता हूं। तो यहां पर ही वापस ईटीएफ पे आके आप कमोडिटीज पे फोकस करेंगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ दिख जाएगा। मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ को एनालाइज कैसे करते हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो 10% पैसा आप गोल्ड में डाल सकते हैं और 5% आपका पैसा जो है वो आपको हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए रखना चाहिए। ये लिक्विड फंड या फिर इमरजेंसी फंड के नाम से आप धन प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव हैं
तो इस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। दोस्तों, इस एग्रेसिव बिहेवियर के इन्वेस्टर के लिए अगर आपके माइंड में इस समय तक कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे कमेंट्स में यहां पर पूछ लीजिए और लिख दीजिएगा कि आप एग्रेसिव के लिए पूछ रहे हैं। ये जो हमने डिस्कशन किया ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए था। दोस्तों, अगर आप मॉडरेट या कंजर्वेटिव हैं तो सिर्फ इसका प्रोपोर्शन डिफरेंट हो जाएगा। मैंने इसीलिए एग्रेसिव पे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अब हमें सिर्फ प्रोपोर्शन डिफरेंट करना है। प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहां पर अगर हम मॉडरेट की बात करना चाहते हैं तो मॉडरेट को भी कम से कम 50% पैसा इक्विटी मार्केट में रखना चाहिए, 30% पैसा उसको डेट में रखना चाहिए और 10% पैसा उसको गोल्ड में और 10% पैसा कैश या लिक्विड फंड में होना चाहिए। यहां पर अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो गोल्ड और कैश को फिलहाल भी हम यहां पर साइड पे रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इक्विटी वाले पैसे को ही बढ़ा के डेट की तरफ लेकर जाना है। हैविंग सेड दिस, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल प्लानर से डेफिनेटली इस बात को कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपकी एज 25 साल या उससे कम है या 30 साल से भी कम है तो आपको बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल यू हैव सम अप्रोचिंग गोल्स के फॉर एग्जांपल आपको 3, 4, 5 साल में ही पैसा चाहिए तो फिर एक अलग बात है। बट इन अ नॉर्मल सिनेरियो जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, वहां पर आपका जितना ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में रहेगा उतना आपके पोर्टफोलियो में रिस्क तो ज्यादा रहेगा लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने लिए अपने पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से एक 25 से 30 साल के इन्वेस्टर के लिए, जो कि एग्रेसिव, मॉडरेट या कंजर्वेटिव कुछ भी हो सकता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पर डिस्कस किया। तो एग्रेसिव के लिए 70, 15, 10 और 5, मॉडरेट के लिए 50, 30, 10 और 10 और कंजर्वेटिव, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता किसी यंग इन्वेस्टर को, बट स्टिल अगर आपको इक्विटी का पोर्शन कम करना है सो 30 से 40% के आसपास इक्विटी में रखिएगा और बाकी पैसा आप डेट में लेकर आइएगा। गोल्ड और इमरजेंसी फंड की और ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको इमरजेंसी फंड में इतनी बात याद रखनी है कि अगले 3 महीने की सैलरी या फिर अगले 6 महीने का एक्सपेंस विच एवर इज हायर, इतना पैसा आपको सूनर और लेटर अपने इमरजेंसी फंड में मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एज अ यंग इन्वेस्टर अपने लिए पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवर एक्सपोजिंग योरसेल्फ ऑन अ सर्टेन एसेट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जिन प्रोडक्ट्स के लिए सेबी अलाउ नहीं करता है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, सेबी बहुत आगे की सोचता है, हमारा रेगुलेटर कई सालों आगे के बारे में सोचता है, कई क्राइसिस आगे के बारे में सोचता है, उनके वहां पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। इसीलिए अगर वो किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि हमें उसके अंदर ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट एसेट एलोकेशन फॉर अ यंग पर्सन, और मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और एमटीएफ फैसिलिटी को यूज करके भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सुपर ऑर्डर को यूज करके आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। इन चीजों को सीख कर अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रोवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको पूरी वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.